नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का दोस्तों वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं जायसवाल सर आपको आज बताने वाला हूं बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 MCQs। ये आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं और शिक्षक भर्ती में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम से सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को रट लेना है, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट है आपका वृद्धि एवं विकास से संबंधित ये 30 प्रश्न रहेंगे। सभी सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न करवाएंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास से संबंधित है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विकास का तात्पर्य होता है। दोस्तों जो विकास होता है उसका तात्पर्य क्या होता है। चैप्टर है वृद्धि एवं विकास से, इससे टॉप 30 प्रश्न ले रहे हैं। तो विकास का तात्पर्य क्या होता है, तो राइट आंसर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, विकास का तात्पर्य मनोज्ञात्मक शक्ति में बढ़ोतरी होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि होती है, शारीरिक कंकाल में वृद्धि होना। ये तीनों चीज़ों को, ये तीनों ऑप्शन को विकास का माना जाता है। तो और उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्न है, उम्मीद यही करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। अगला प्रश्न यह है, विकास सदैव सभी आयामों यानी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार। दोस्तों ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम में दिया गया है कि विकास सदैव सभी आयामों या दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, वह नियम कौन सा है। क्या वह निकट दूर सिद्धांत नियम है, क्या वह आपका मस्तिष्क दोमुखी सिद्धांत है, या वर्तुलाकार है, या ये सभी नियम है दोस्तों। तो विकास सदैव आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार दिया है वह होता है वर्तुलाकार नियम के अनुसार। राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। थर्ड प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये ग्रेड सेकंड 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में पिछले आपके पेपर हुए हैं ग्रेड 2 के, उसमें पूछा गया है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है। आप बोलेंगे 2018 में पेपर हुआ था, लेकिन 2017 में फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध में जो कथन सही है यह है कि निरंतर होता है, पूर्वानुमेय होता है, समान से विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन मानव विकास के संबंध में रेखीय जो शब्द है यह गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, ये आपके राजनीति विज्ञान 2016 रीट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी सभी आपके TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बालक का विकास प्रभावित होता है, जो बालक का विकास होता है वह प्रभावित होता है वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, वातावरण से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास प्रभावित होता है दोस्तों, किससे प्रभावित होता है, तो आपके वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से भी होता है, यानी इन दोनों से होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह कौन सा है। दोस्तों सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, यह जो तथ्य है किस सिद्धांत यह जो तथ्य है जिस विकास सिद्धांत के द्वारा बताया गया है वह विकास सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का है। क्योंकि समान प्रतिमान यह है कि सभी जो प्राणी होते हैं अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद यही है जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सभी को मेरा नमन है, स्वीकार कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड रीट एग्जाम में पूछा गया था, यानी राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा होता है। दोस्तों अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कौन सा होता है, सामाजिक परिवेश का ज्ञान होगा, सांस्कृतिक ज्ञान होगा, उच्च मानसिक क्षमता होगा, या कल्पना शक्ति का अभाव होगा। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व जो होता है वह बाधक तत्व कल्पना शक्ति का अभाव होता है। ठीक है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व जो कल्पना शक्ति में अगर अभाव होता है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यह फर्स्ट ग्रेड गणित में पूछा गया था प्रश्न आपके बाल विकास में। ठीक
ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जब गणित का पेपर हुआ तो उसमें जो बाल विकास का चैप्टर रहता है और ये आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। तो इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निरंतरता का विकास का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का है और एकीकरण का है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये भी आपके ग्रेड 2 इतिहास में पूछा गया था कि बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। दोस्तों, जो बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर जो अधिक होती है वह पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय होती है। ठीक है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय बच्चों में शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। यानी पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय जो है अधिक होती है। ठीक है, उत्तर बचपन की बजाय किसमें? पूर्व बचपन में ज़्यादा होता है। ठीक है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, जो उत्तर बचपन में आपका शारीरिक वृद्धि होती है बच्चों के, उससे ज़्यादा आपके पूर्व बचपन में होती है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। उम्मीद यही आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। अगला प्रश्न आ चुका है और सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न सिलेक्शन वाले होंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर, सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। सभी क्लासेज अटेंड करें और बेहतर तैयारी करने के साथ ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन, देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि कुछ समय तक पश्चात रुक जाती है। ये कथन सर्वथा सत्य है। विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। ये आपका सेकंड कथन आपका रंग है, क्योंकि विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का क्यों नहीं? वृद्धि का भी प्रत्यक्ष मापन संभव है। तो आपका सेकंड लाइन जो है आपका रंग दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यानी कोई भी बालक है, कोई भी खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलने से पहले अगर उसको महारत हासिल करना है, ठीक है, उसमें अव्वल नंबर 1 आना है, तो उसके पहले क्या अच्छी तरह से दौड़ना उसे सीखता है वो बच्चा। तो यह विकास जिस सिद्धांत पे स्पष्ट है, किस सिद्धांत से स्पष्ट हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा समान से विशिष्ट किया। क्योंकि देखो, बच्चा क्या है, समान है। फुटबॉल खेलना है, महारत उसको हासिल करना, तो पहले क्या करेगा बच्चा? अच्छी तरह दौड़ेगा, क्योंकि फुटबॉल में दौड़ना पड़ता है। तो समान से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। समान पहले दौड़ेगा, फिर फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करेगा, तो वह विशिष्ट हो जाएगा। तो समान से विशिष्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है और ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्नों को। बाल विकास में, देखिए, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है या वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल होता है या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, जो बाल विकास है आपका, बाल विकास में आपके गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। और सभी ये PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न देखिए, RPSC, PTI, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? दोस्तों, बच्चे का जो ऐसा कौन सा विकास है जो विद्यालय और शिक्षक द्वारा ही प्रभावित हो जाता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, बच्चे का विकास जो है विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था होती है। दोस्तों, बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष, या इन सभी को बाल्यावस्था बोला जाता है? तो बाल्यावस्था किस एज को बोला जाता है या किस अवस्था तक होती है? तो आपके 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, शैशवावस्था आपका 0 से 5 तक शैशवावस्था होता है और 5 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, और 12 से लेकर 18 वर्ष तक आपका किशोरावस्था होता है। 18 से लेकर 60 वर्ष तक आपका प्रौढ़ावस्था होता है और 60 के ऊपर आपका वृद्धावस्था होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया? दोस्तों जी, ये नाम है। ठीक है, जिसे हम शैशवावस्था बोल देते हैं, बाल्यावस्था बोल देते हैं, किशोरावस्था बोल देते हैं। यानी 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को हम शैशवावस्था बोलते हैं, 5 से 12 तक हम बाल्यावस्था बोल देते हैं, 12 से 18 वर्ष तक के एज के बच्चों को हम किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, और 18 से लेकर 60 तक हम प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। जी, ये नाम का है, जो हम नाम बोलते हैं, इस नाम का वर्गीकरण किसने किया था? सभी लोग कमेंट करेंगे, इस नाम का वर्गीकरण किसने किया था? तो वर्गीकरण करने वाले अर्नेस्ट जोन्स हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
किशोरावस्था होती है, मैंने अभी बात किया, मैंने अभी बताया दोस्तों किशोरावस्था होती है। देखिए 6 से 12 आपका बाल्यावस्था हो गया, तो 12 से 18 वर्ष जो वर्ष होती है, एज होती है, ठीक है, आयु होती है, वह आपकी किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था की आयु कहा जाता है 12 से 18 वर्ष। टीन एज क्या है दोस्तों? ये जो टीन शब्द है, ये टीन एज क्या है? अंग्रेजी शब्द है और सभी मेरे प्यारे भाई बहन समझते हैं। जो ये टीन एज है, ये 13 से 19 वर्ष की आयु को टीन एज कहा जाता है। काफ़ी मेरे भाई बहन ये प्रश्न अभी तक आपने न देखा होगा, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है और नए प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नंबर अव्वल 1 मानते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा दी थी दोस्तों। जो 20वीं शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा दी थी। आपके रीट लेवल सेकंड में 2015 में पूछा गया प्रश्न था। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा देने वाले महान आपके कौन वैज्ञानिक है? इस परिभाषा को देने वाले आपके महान वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। राइट ऑप्शन आपका होगा क्रो एवं क्रो। के एंड केन, ये आपके महान वैज्ञानिक के एंड के हैं दोस्तों, जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानते हैं और परिभाषा दी है, कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो के एंड के हैं, यानी कि क्रो एम क्रो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसी कौन सी बालक या बालिका की अवस्था है जिसे मिथ्या परिपक्वता का समय माना जाता है, जिसे मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है? राइट ऑप्शन जानेंगे। ऐसी अवस्था जो बालक की मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है, एज कहा जाता है, आयु कहा जाता है, राइट ऑप्शन जानेंगे, वह होगा आपका बाल्यावस्था। दोस्तों बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों। मोटिवेशन डाउन नहीं करना है जायसवाल सर, इस चैनल को, इस परिवार का मोटिवेशन मोरल डाउन नहीं करना है। फटाफट लाइक शेयर करते रहें और क्लासेस धनाधन आएंगी और धनाधन सभी का सिलेक्शन होगा। किशोर जो होते हैं प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। जो बालक होते हैं, किशोर होते हैं, उन प्रौढ़ यानी कि जो आपके 18 से लेकर 60 वर्ष जिनकी आयु होती है प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ये क्या अपने मार्ग की बाधा मानते हैं किशोरावस्था वाले बच्चे, जो उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी है? स्टेटमेंट किसका है भैया? सभी लोग जानेंगे। ये परिभाषा किसकी है? तो आपके कॉल्सनिक है। कॉल्सनिक ने एक काल नामक परिभाषा दे दी। किशोरावस्था प्रौढ़ा को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं। ये परिभाषा दी आपके कॉल्सनिक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मोरल डाउन नहीं करना है दोस्तों, मोरल डाउन नहीं करना है। और मोरल मोटिवेशन हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है, मोटिवेशन का है, जिससे हम एक जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर उससे भी करें। यूट्यूब में मोरल मोटिवेशन सर्च कर सकते हैं। चलिए आपके यूट्यूब इसमें भी हम अपलोड करते रहें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे आपके प्रश्नों की बाल विकास शिक्षण शास्त्र की। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, उक्त कथन किसका है? दोस्तों किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है कि शैशवावस्था जो है आपके सीखने का आदर्श काल माना जाता है? तो ये आपके वैलेंटाइन का है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, आदर्श काल जब भी बताए सीखने का आदर्श काल, शैशवावस्था की बात की जाए तो वैलेंटाइन सब तो सब परिचित होंगे, इस सबसे सब परिचित होंगे। लेकिन इस प्रश्न की बात करेंगे, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न के लिए एक लाइक आना चाहिए, एक लाइक आना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके दोस्तों किस में पूछा गया है? किस में पूछा गया है? फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में पूछा गया है। इंग्लिश का जब पेपर हुआ था तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा था दोस्तों? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति अवस्था है, ये किसने कहा है? किसने है? कौन महान वैज्ञानिक है आपके? वह महान वैज्ञानिक आपके जिन्होंने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावस्था है, वह आपके एरिक्सन है। एरिक्सन ने यहाँ पे एक्शन ले लिया, एरिक्सन ने एक्शन लिया और कह दिया किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद है। वीडियो को लाइक शेयर नहीं थमना चाहिए, लाइक का थंब जरूर दबाते जाएं। और बेहतरीन प्रश्न लाजवाब है, सभी मित्रों को तहे दिल से नमन है दोस्तों। प्रश्न आ गया स्क्रीन पर है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऐसे आपके कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे आपके कौन से फिजिकोलॉजिकल हैं दोस्तों, जो जिनके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो राइट ऑप्शन जानेंगे। हरलाख है, लाख कर दीजिए, लाख कर दीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि धीमी धीमी बात अच्छी नहीं लगती। हरलाख को दोस्तों धीमी धीमी बात अच्छी नहीं लगती। और इन्होंने कह दिया कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, दोस्तों हरलाख मनोवैज्ञानिक के अनुसार
विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न ला रहे हैं। बस 6-7 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों। सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, सब्सक्राइबर भाभी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, उनको मेरा नमन है, ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है। एक नया प्रश्न है, नोट कीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है, आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है। राइट ऑप्शन चुनेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। राइट ऑप्शन चुनेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपको होगा प्रारंभिक किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि नायक पूजा जब भी आ गया नया तो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था होता है, उसे ही नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वृद्धि और विकास का चल रहा है दोस्तों। कौन सी अवधि जो है यौनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? सभी लोग कमेंट करेंगे एज ऑफ प्यूबर्टी कौन सा एज है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में फिजिक्स के लैंग्वेज में पूछा गया था, कौन सी अवधि जो है यानी एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। राइट ऑप्शन चुनेंगे, राइट ऑप्शन चुनेंगे, सटीक आंसर जानेंगे। सिलेक्शन वाला प्रश्न है, 13 से 16 वर्ष कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। छद्म परिपक्वता का काल होता है, किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, पूर्व बाल्यावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था होता है। राइट आंसर जानेंगे, छद्म परिपक्वता का काल होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? छद्म परिपक्वता का जो काल होता है वह दोस्तों आपका उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। उत्तर बाल्यावस्था का काल आप लोग जानते हैं, बाल्यावस्था काल जो होता है 5 से 12 होता है, ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगा, और जो लास्ट स्टेज होता है उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है, ठीक है। तो आपको कौन सा कहलाएगा? छद्म परिपक्वता का काल कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं? दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया, जब आपका पेपर हुआ था 2008 या 9 में जब पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं वह होती है आत्म प्रेम होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, और ये दूसरों पर निर्भरता होती है। लेकिन शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता की विशेषता नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3-4 प्रश्न और रह गए हैं, पूरा कंप्लीट क्लास करेंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? राइट आंसर चुनेंगे कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। क्या वह आपकी वुडवर्थ हैं, ब्रिजेज हैं, किलपैट्रिक हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है दोस्तों? राइट ऑप्शन चुनेंगे, फटाफट जानेंगे कि किलपैट्रिक है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, किलपैट्रिक राइट आंसर होगा कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? तो आपके किलपैट्रिक ने कह दिया है, किलपैट्रिक ने कह दिया है दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है। विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? वैलेंटाइन ने, स्टेनले हॉल ने, थर्नडाइक ने, कोल्सनिक ने। तो विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है। यह देने वाले सिद्धांत दोस्तों, ये कहने वाले आपके महान वैज्ञानिक स्टेनले हॉल हैं, क्योंकि हॉल बड़ा होता है, इनका दिल भी बड़ा है दोस्तों। जी हाँ, स्टेनले हॉल का हॉल बड़ा होता है, बोलते हैं 2-3 कमरे से मिलकर एक हॉल बनता है, वैसे ही इनका दिल बहुत बड़ा है, तभी इन्होंने बोल दिया कि विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम नहीं है दोस्तों? ठीक है, विकास का आयाम नहीं है दोस्तों, कमेंट करेंगे। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक, आध्यात्मिक। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा होगा कि जिसमें मनोविज्ञान के अनुसार जो है विकास का आयाम नहीं है। पहले जान लेते हैं विकास के आयाम के बारे में, पहले जानेंगे। देखिए संज्ञानात्मक विकास आयाम होता है, सामाजिक होता है, भाषिक होता है, लेकिन जब भी मनोविज्ञान के अनुसार माना जाए तो विकास का आयाम आध्यात्मिक नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का धन्यवाद है इन 3 प्रश्नों को झेलने के लिए, इन 3 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से शुरू होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है, इन 30 प्रश्नों से ही शुरू होती है दोस्तों। एक एक प्रश्न लेकर हमें सिलेक्शन मिलता है, एक एक नंबर लेकर सिलेक्शन मिलता है, और ये सिलेक्शन ये सभी क्लासों अटेंड करके ही मिलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, यह कथन निहित सिद्धांत है। किस सिद्धांत में निहित है दोस्तों? कि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। क्या वह व्यक्तिगत विभिन्नता में है, क्रमबद्धता है, विकास की गति में भिन्नता है, या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन चुनेंगे, सटीक आंसर चुनेंगे। क्या आपको आंसर आ रहा है? क्या आपको इसका आंसर आता है? कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप को प्रोग्रेस कीजिए, अपने आप को कमेंट कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि जी हाँ सर मैं 30 में 20 प्लस कर रहा हूँ। अगर आप लोग 20 प्लस कर रहे हैं तो अपने आप को गर्व होगा, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए। अगर आप लोग 30 में से 20 प्लस स्कोर यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आउट ऑफ 120 प्लस आप लोग जरूर क्रैक करेंगे। और इतना क्रैक कर लिए भैया, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा आपका। जी हाँ, डेली क्लासेस देखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, यह कथन निहित सिद्धांत है। किस में निहित सिद्धांत है? तो यह कथन आपकी विकास की गति में भिन्नता से निहित सिद्धांत है। विकास की गति में भिन्नता से निहित है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं, जब भी अलग अलग कर दिया ना दोस्तों, जब भी अलग अलग डिफरेंट कर दिया तो आप लोग समझ सकते हैं विकास की गति भिन्नता। भिन्नता मतलब अलग अलग और अलग अलग। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन में ही आंसर था। तो धन्यवाद सभी का इन 30 प्रश्नों को झेलने के लिए, इन 30 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए। सभी मित्रों का धन्यवाद, तहे दिल से नमन है सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, शिक्षक बंधु हैं, उनको मेरा जय हिंद है, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सर।